Hello everyone, a very good evening to you all. My name is Abhishek Thakur and you are watching the channel English with Abhishek Thakur. Dear students, हमारा ये YouTube चैनल स्पेशली उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो SSC या उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल पे हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो आज का जो वीडियो है वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2020 का मास्टर स्ट्रेटजी। हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करके हम स्किल टेस्ट में जा पाएँ। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है आपके रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर को बढ़ाने या घटाने में। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, इन सब की तैयारी कैसे करेंगे इन सब पे आज डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये जो स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम डेट है 10 से 12 सितंबर। हालांकि ये एसएससी स्टेनो 2019 की वैकेंसी है, लेकिन ये कोविड-19 कोरोना या उससे पहले भी एसएससी अपनी लेट लतीफ़ी की वजह से इसको अब 2020 में सितंबर में ले रहा है। इस एग्ज़ाम को एक साल पहले हो जानी चाहिए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम हो रही है, वैकेंसी आई थी तो होगी ही। तो इसमें मैं आपको बताऊं और आपको पता भी होगा कि ये एग्ज़ाम जो है एसएससी के सीजीएल या जो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सब की तुलना में थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो है मैथमेटिक्स। आपको सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश, जिसमें आपका रीजनिंग होता है 50 मार्क्स के, जीके जीएस भी होते हैं 50 मार्क्स के और इंग्लिश होता है आपका 100 मार्क्स का। तो समझ में आ ही रही होगी बात कि इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि रीजनिंग और जीके जीएस का इंपॉर्टेंस नहीं, उनका भी इंपॉर्टेंस है। तो चलो आज हम एक एक करके एक सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे कि कैसे तैयारी करेंगे जिससे अच्छे से अच्छा स्कोर आप कर सकें। उससे पहले मैं ज़रा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं पिछले 4 से 5 वर्षों से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं ऑक्सफेम इंग्लिश इंस्टीट्यूट, लक्ष्मी नगर, दिल्ली में। और 2014 में जो एसएससी स्टेनो का मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 145 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 और उस समय कट ऑफ जाता था 108-9 फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल वालों का। लेकिन अब किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको बताऊंगा, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैं अभी रिटन की बात कर रहा हूँ। तो रिटन की तैयारी से पहले मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि रिटन के बाद स्किल टेस्ट होना है। तो स्किल टेस्ट को इस 3 महीने आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप ये ना सोचिए कि मैं 3 महीने खूब रिटन की तैयारी करता हूँ, रिटन क्वालिफाई हो जाऊँगा फिर स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करूँगा। ये बिल्कुल गलत बात है, इससे आपका स्किल टेस्ट बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। तो यदि अभी तक आप स्किल टेस्ट की तैयारी करते आ रहे हैं, कहीं क्लास करते आ रहे हैं, तो वो करते रहें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम 1 से डेढ़ घंटे तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देना सही नहीं है अभी अगले 3 महीने तक रिटन एग्ज़ाम होने तक, ठीक है। या अभी तक आपने स्किल टेस्ट सीखना शुरू नहीं किया है तो वो भी आप शुरू कर दीजिए। उसमें आप 1.5 घंटा बहुत हो गया, उसमें आप 1.5 घंटे पर डे देते रहिए जिससे आपका लेवल बना रहे, आपका लेवल गिरे ना, ठीक है। और थोड़ा बहुत लेवल बढ़ भी सकता है लेकिन लेवल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि लेवल यदि आपका स्पीड कम जाता है तो फिर उसे रिकवर करने में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप 1 से डेढ़ घंटे डेली स्किल टेस्ट पे देते रहिए और उसको छोड़ के अब आइए रिटन में, क्योंकि रिटन ही मेन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद स्किल टेस्ट भी है। तो रिटन में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रीजनिंग पे। तो क्या अभी 3 महीने के टाइम में कोई ऑनलाइन क्लास परचेज किया जाए, ऑनलाइन बैच परचेज किया जाए रीजनिंग के लिए? ऑफलाइन तो क्लास हो ही नहीं सकती है अभी कोविड-19 की वजह से। तो इसका जवाब मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। यदि अभी आपको अधिक से अधिक अवॉइड करना है ऑनलाइन क्लास लेने से, हाँ आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, लेकिन आप ऑनलाइन क्लास रेगुलर बेसिस पे लेना अभी सही नहीं है इस 3 महीने। और इस वीडियो में सिर्फ हम जो आगे एग्जामिनेशन है हमारा 3 महीने बाद उसी पर फोकस करेंगे कि उस पर कैसे आप अधिक से अधिक मार्क्स पा सकें। तो देखो रीजनिंग के लिए क्या करना है बच्चों,
रीजनिंग के लिए आपको अभी जो पिछले साल एग्ज़ाम हुई थी 2019 में 2018 वाला, उस एग्ज़ाम से लेकर के पिछले 10 वर्षों तक के प्रीवियस पेपर आपको लगाने हैं, प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करने हैं। और आपको ये देखना है कि आप 50 में से कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। यदि 50 में से आप 40 ला रहे हैं तो जो 10 नंबर आपके गलत हो जा रहे हैं या नहीं छूट जा रहा है क्वेश्चन, उसको आप एग्जाम्पल से देख के उसको सॉल्यूशन उसका देख के उसको आप कोशिश कीजिए कि अगले सेट में वो क्वेश्चन आया तो वो आपसे छूट ना सके। और जिस क्वेश्चन में, किसी खास क्वेश्चन में, किसी खास पैटर्न में, रीजनिंग के किसी खास चैप्टर में आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं, जिससे आपका स्कोरिंग बढ़े। तो रीजनिंग में कुछ खास नहीं है, रीजनिंग का लेवल मॉडरेट रहता है एसएससी का। और आपको ये नहीं कि एसएससी आप स्टेनो की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ स्टेनो का रीजनिंग बनाएं, ऐसा नहीं। एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम की आप पिछले 10 साल की सारे एग्ज़ाम की आपको ये बनाना चाहिए और उसका आंसर देखना चाहिए, एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए और उसमें स्पीड बढ़ाते ही रहना चाहिए। आप सीजीएल लगाओ, सीएचएसएल लगाओ, एमटीएस लगाओ, सब का रीजनिंग आपको अभी से लेके पिछले 10 साल तक के सारे रीजनिंग लगा लेने हैं। उसके लिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग की तैयारी इस तरह से करेंगे और रीजनिंग में हमारा प्रयास रहेगा कि हर हाल में 44, 45, 43 प्लस आए ही आए। यदि हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आपका रिटन में सिलेक्शन में मुश्किल हो जाएगी। तो रीजनिंग मॉडरेट होता है, हर कोई उसमें 44, 45 स्कोर करेगा तो उसको आपको सब के लेवल में आना है। तो आप पूरा जी जान लगाओ, प्रीवियस बना के उसका सॉल्यूशन देके उसमें मार्क्स ला पाएँ। चलो, अब रीजनिंग के बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की। और इंग्लिश में मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि इंग्लिश का मैं टीचर रहा हूं और इंग्लिश अभी भी पढ़ाता हूं और इस चैनल पे भी आपको इंग्लिश के वीडियोस मिलते होंगे। तो इंग्लिश को मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकता हूं। तो चलो अगले 2 से 3 मिनट में हम इंग्लिश पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चों, ये इंग्लिश में जो सेक्शन है जो आपको पता ही है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर्स से 10 मार्क्स, सिंगल फिलर 10 मार्क्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 10 मार्क्स, एक्टिव पैसिव 10 मार्क्स, नरेशन 10 मार्क्स। ये जो टोटल 50 नंबर हैं ये पूरी इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड है। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन होता रहता है कि कभी कभी सिंगल फिलर में एक दो कम क्वेश्चन आते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। उसके बाद चलो आप इसके बाद एक पारा जंबल आता है 5 नंबर का, जिसमें आपको सेंटेंस अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें ABCD 4 सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, उसको अरेंज करना होता है, या कभी कभी 4 अलग अलग सेंटेंस ही होते हैं, उसको आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, इडियम फ्रेज 5 मार्क्स, साइनो 5 मार्क्स, एंटो 5 मार्क्स, पैसेज 15 मार्क्स के आते हैं। अनसीन पैसेज, एक पैसेज होता है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आपको उसी पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको आंसर देना होता है। और क्लोज टेस्ट भी आते हैं 15 मार्क्स के। क्लोज टेस्ट वही है कि फुल पैसेज है, उसमें जगह जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको ऑप्शन देख के फिल करना है। तो इंग्लिश में ये सारे सेक्शन हैं और इंग्लिश के 2 सेक्शन का और मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिससे पहले स्टेनो में क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते हैं। तो वो दोनों सेक्शन है, एक तो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड, और दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों भी है। ऐसा नहीं कि पिछले ईयर ये दोनों नहीं पूछे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं पूछा जाएगा, इसको भी पूछा जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है बच्चों कि इंग्लिश में मैं समझता हूँ कि 50 मार्क्स जो हैं आपके ग्रामर पे बेस्ड हैं। तो ग्रामर की तैयारी कैसे करें? अभी क्या कोई टीचर से पढ़े? बिल्कुल नहीं। मैं बता रहा हूँ बच्चों, 3 महीने किसी टीचर के पास ऑनलाइन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप ये कर लो कि ग्रामर का एक बुक पढ़ो, जैसे कोई बुक पढ़ लो, जैसे मेरी नज़र में प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बुक बहुत अच्छी है, ये आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ ग्रामर पढ़ाती है। तो बुक को भी आप पढ़ सकते हो, चैप्टर वाइज पढ़ो। उसके बाद आपका एक अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स है, तो वो थोड़ा डेप्थ में चला जाता है, तो उसे आप छोड़ दो। उसे पढ़ सकते हो तो पढ़ लो भी लो, लेकिन उसको मैं छोड़ने के लिए बोलूँगा। आप प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ लो, तो वो बुक है, उसको पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर एसएससी के लिए MB पब्लिकेशन अजय कुमार सिंह की बुक है, ये खासा पॉपुलर है बच्चों के बीच में, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में।
MB की भी बहुत सारी बुक आती है इंग्लिश की, लेकिन आपको लेटेस्ट बुक लेनी है। लेटेस्ट ये नहीं कि पिछले 2-3 साल का, ऐसा बुक लेना है आपको। उसके लिए 2 बुक भी लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ले सकते हैं MB वाली, जिसमें आपको अभी से लेकर पिछले 10-12 साल तक का प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको अपने इंग्लिश की तैयारी का पूरा बेस बनाना है MB पब्लिकेशन के बुक को। इस चीज़ को समझो बड़ी ध्यान से। मैंने भी MB पब्लिकेशन के बुक को काफ़ी पढ़ा है, पढ़ाया है, और बाकी सक्सेसफुल स्टूडेंट ने भी MB को खूब पढ़ा है, जिससे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो MB बुक है ना बच्चों, ये अपने आप में एक रामबाण है। तो इस बुक को इग्नोर करोगे तो फिर SSC में मुश्किलात हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, MB को भी पढ़ने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि सिर्फ आप प्रीवियस पेपर में सिर्फ स्टेनो का ही सेट ना लगाएं, या तो रीजनिंग हो या आपका इंग्लिश हो। उसमें आप क्या करें कि सारा सेट लगाएं, CGL हो, MTS हो, CHSL हो, सारा सेट लगाएं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि CGL के पैसेज और क्लोज टेस्ट बड़े बड़े होते हैं, उसको आप छोड़ दें, जिससे आपके ऊपर बोझ ना पड़े, बोझिल ना लगे। क्योंकि CGL का लेवल काफ़ी मतलब लेवल हाई ही होता है आपको स्टेनो से। तो आप स्टेनो का क्लोज टेस्ट बनाएं, पैसेज बनाएं, CHSL का बनाएं, MTS का बनाएं, ठीक है। आप CGL के क्लोज टेस्ट और पैसेज को छोड़ सकते हैं, छोड़ ही दीजिए। हाँ, लेकिन उसका कॉमन एरर, सिंगल फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारा लगाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं करता था और भी बच्चे करते हैं, कि जैसे आपके पास MB की बुक आ गई मोटी वाली, लेटेस्ट 10 ईयर वाली, उसमें आप क्या करो कि आज शुरू कर दो आप कॉमन एरर्स लगाना, ठीक है। तो कॉमन एरर्स लगा रहे हो तो एक सेट का सिर्फ कॉमन एरर्स क्वेश्चन नंबर 1 को आप लगाओ कि इसका सी आंसर होगा। आंसर देखो, आंसर यदि आपका और बुक आंसर सेम है तो चलो ठीक है, सेटिस्फाई करो। क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर आपने सी लगाया, आंसर लेकिन D है, आपका गलत हो गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सर्कल कर दो या हाईलाइटर से कुछ कर दो, जो बाद में आप दोबारा आओ तो आपको रिवीजन करने में सुविधा हो। तो ऐसा आप करते चले जाएं। तो सेट नंबर 1 का पूरा कॉमन एरर्स, फिर सेट नंबर 2 का कॉमन एरर्स, ऐसा करते करते MB का कॉमन एरर्स एक दिन में इस पार से उस पार कर दो। आपका पूरा आइडिया लग जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉमन एरर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सिंगल फिलर, फिर अगले दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सेक्शन वाइज पढ़ाई करनी है, जिससे आपकी एकदम स्पीड भी बढ़ेगी और अच्छा लेवल भी आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। क्लोज टेस्ट लगाना है तो क्लोज टेस्ट ही लगाएंगे, मतलब कि एक दिन में 10, 15, 20 क्लोज टेस्ट लगा देंगे, पैसेज लगा देंगे। तो इस तरह से आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और रही बात साइनो एंटो की, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस वही प्रीवियस लगाते जाओ, प्रीवियस से ही रिपीट होगा, ये तय है। ये लगभग माना जा सकता है कि प्रीवियस से क्वेश्चन आएगा। CGL का साइनो एंटो लगाओ, स्टेनो में आ सकता है। CHSL का लगाओ, MTS का लगाओ, सब स्टेनो में आ सकता है। तो साइनो एंटो भी सब प्रीवियस से करना है, EDM फ्रेज भी प्रीवियस से करना है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जो प्रीवियस पूछे गए हैं उनमें आप टिक लगाते, उसमें टिक नहीं लगाना, मतलब बस ओरली करते जाना। हाँ, और बुक में आंसर में टिक लगाने की गलती मत करना, जो रिवीजन में आपको फिर मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एक MB के बुक को आपको एक बार इस पार से उस पार ख़त्म नहीं करना है, उसको आपको एक बुक को कम से कम 4 बार 5 बार इस पार से उस पार ख़त्म करना है। मैंने कहीं पे सुना था, बहुत ही अच्छा ही सुना था, कि 5 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक अच्छे से बुक को 5 बार पढ़ा जाए। तो यही काम करना है आपको। MB को जो ऑथेंटिक है, लेटेस्ट वाली है, जिसमें पिछले 10-12 साल का क्वेश्चन है, उसको आप पूरा 5 बार 6 बार जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ जाओ, उससे आपका और नॉलेज पक्का हो जाएगा। और रही बात किसी क्वेश्चन में यदि कन्फ्यूज़न आती है कोई भी क्वेश्चन में, तो लिंक में मेरा WhatsApp नंबर है, आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चन फ़ोटो उसका लेके वो फ़ोटो खींच के भेजो, मैं ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा और आपके क्वेश्चन का जवाब दूँगा। तो इसमें यदि ऐसा आप करते हैं, MB को बेस बना के तैयारी करते हैं, तो आपका मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 80 के आसपास ज़रूर टच होगा। 100 में से 80 नंबर। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स से उतने नंबर लाए हैं और उनका सिलेक्शन भी हुआ है इसी स्ट्रेटजी को अपना के। उसके बाद देखो बच्चों, अब रही बात पैसेज और क्लोज टेस्ट की बात है, ये तो आपका कॉम्प्रिहेंसन पे डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितने इंग्लिश के टेक्स्ट पढ़े हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका समझ इंग्लिश में कितना है। तो इस टाइम में आप साइड से यदि कुछ पढ़ सकते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर है या आपका कोई भी पैसेज है, कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप MB को ही टारगेट करो ना, उससे भी बहुत हद तक काम हमारा हो जाएगा। चलो, तो अब हम बात कर लेंगे इंग्लिश का। तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, इंग्लिश में कोई मुश्किलात नहीं आनी है। तो थोड़ा नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं, 80 नंबर इंग्लिश में हम कर सकते हैं और 40-45 नंबर उधर कर सकते हैं।
तो 120-25 नंबर आसपास ऐसे हो गए, और आपको इधर 22-25 नंबर भी आ जाए जीके जीएस से तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जीके जीएस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कैसे करना है जीके जीएस। इसके भी तैयारी के आधार को बेस को बनाना है प्रीवियस पेपर को। प्रीवियस पेपर क्या है कि जो पिछले साल हुई है स्टेनो की जो 6-7 सेट हैं, उन 6-7 सेट को आपको बुक मिल जाएगा। क्रेन पब्लिकेशन है, कोई भी पब्लिकेशन की स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक उठा लो, उसमें आप जीके जीएस वाले सेक्शन में जाओ और देखो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जीके जीएस के सेक्शन में जाओ और देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और उस पर एक बात चीज़ देखना मैंने उस पर रिसर्च नहीं कर पाया हूँ टाइम की कमी की वजह से, देखना कि करंट अफेयर्स का क्या सीन है। यदि पिछले साल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे गए हैं 10, 12, 15, तो चांस है कि इस साल भी ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स को खूब तैयारी करो, और ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है तो अगस्त भी छोड़ देना है, जुलाई तक, 1 तारीख से लेकर जुलाई तक, इस साल के 1 जनवरी से जुलाई तक आप पूरा करंट अफेयर्स यूट्यूब से पढ़ लो, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो। यूट्यूब पे एक चैनल है YT स्टडी, उस पर करंट अफेयर्स डेली आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स यदि मान लो कि आपके तैयार हो गया बहुत अच्छे से, और करंट अफेयर्स यदि पूछ दिया 10, 15, 20 नंबर और आपने लगा दिया अधिक से अधिक, तो ऐसे ही आप भीड़ से अलग हो गए, आपका सिलेक्शन में आपकी संभावना बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये अपना अपना लक होता है कि जैसे आपने करंट खूब पढ़ा, करंट पूछ दिया। यदि आपने करंट खूब पढ़ा, बाय द वे करंट कम पूछा, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन पिछले साल मैंने काफ़ी बच्चों से बात किया तो उन लोगों ने बताया कि करंट सर ज़्यादा था। तो आप भी रिसर्च करो, खुद से भी कुछ काम करो और देखो कि करंट का क्या पोजीशन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो करंट पे पूरा काम करने का। उसके बाद क्या है कि आप प्रीवियस ईयर में देखो, क्वेश्चन जीके जीएस का देखो कि उसमें क्या सब पूछा जा रहा है, क्या कुछ पैटर्न है, कुछ सेक्शन है जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उससे। तो जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उससे आप YouTube के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं या कोई बुक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जीके जीएस में आपको ज़्यादा मार्क्स भी नहीं लाना है और आप ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एसएससी का जीके जीएस थोड़ा सा टफ होता है। उसमें आप यदि 20+ ले आते हैं, 25 ले आते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको उधर 35 नहीं लाना है और आसानी से आएगा भी नहीं। यदि आप 35 लाने के चक्कर में रहोगे तो फिर इंग्लिश आपका प्रभावित हो जाएगा और आपका रीजनिंग प्रभावित हो जाएगा और फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जीके जीएस को ऐसे पढ़ना है, करंट को फोकस करके, जो रेगुलर बेसिस पर जीके जीएस आ रहे हैं प्रीवियस को देख के उसको फोकस करके कि हमारा 20-25 नंबर आ जाए, काम हो जाए। पिछले साल एक लड़का का रिटन सिलेक्शन हुआ है, वो क्वालिफाई भी कर गया है, बस मेरिट का आना बाकी है। उसके जीके जीएस में मात्र 15-17 नंबर थे, बस 16-17 नंबर थे, फिर भी वो क्वालिफाइड है। तो इस चीज़ को समझना है कि जीके पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आप जीके को ऐसे कर लो ना कि जैसे मैंने कहा कि स्टेनो का जो स्किल टेस्ट है उस पर 1.5-2 घंटे देना है, तो जीके पे घड़ी दे के एकदम 2 घंटा दो, 2 से ज़्यादा नहीं। फिर इधर पूरा ध्यान इंग्लिश में लगाओ, थोड़ा सा बहुत रीजनिंग में भी लगाना है, ठीक है। तो जीके का ये सीन रहा। उसके बाद जीके के भी प्रीवियस ईयर को पढ़ना है आपको। जो सेक्शन लगे कि इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं तो उस सेक्शन को पूरा रट जाओ, लेकिन ज़्यादा जीके रटना नहीं है। 2 घंटे से ऊपर जीके पढ़ने की गलती मत करना है, स्टेनो पास करना है तो ठीक है। अब चलो बच्चों, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में क्या रहना है, जैसे पता ही है आपको कि नेगेटिव मार्किंग है, 4 गलती पे आपका 1 सही हट जाएगा। तो क्या करना है कि यदि जिस क्वेश्चन में आपको देखना है कि 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए तो वहाँ पे 2 में आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जहाँ जिस क्वेश्चन में देखना है कि चारों क्वेश्चन भी मेरे लिए अननोन है, चारों ऑप्शन भी अननोन है, वहाँ पे बिल्कुल उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि 200 में से 200 आपको नहीं लगाने हैं, 200 में से आपको 180, 175 लगाने हैं। कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, कुछ क्वेश्चन दिया ही जाता है, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, जो छोड़ने के लिए, और रीजनिंग में तो उसमें टाइम बर्बाद करने के लिए दिया जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करें, आप 1 सेट वीकली ज़रूर लगाएं ऑनलाइन लैपटॉप पे, जिससे आपका स्पीड बना रहे, एक आदत बना रहे कि अच्छा हम ऐसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे इम्पैक्ट हमारा माउस पे होता है और आपको सुविधा रहे। और पहले तो क्या होता था बच्चों कि जैसे कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है 10 तो इकट्ठे 10 होते थे, लेकिन अब कॉमन एरर्स, फिर सिंगल फिलर 10, फिर इम्प्रूवमेंट 10, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कॉमन एरर्स है, उसके बाद सिंगल फिलर है, उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट है, उसके बाद फिर कुछ है, फिर ऐसे पैरा जंबलिंग वाला रहता है। तो उसका अभ्यास आपको होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप वीक में बस 1 सेट लगाओ, काफ़ी हो जाएगा। उससे आपका एक अभ्यास इम्पैक्ट बढ़ जाए इस पे कंप्यूटर पे, जिससे आपका क्वेश्चन छूटे ना, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। आप आदत बना रहे कि हाँ मैं इस तरह से तो पेपर दे चुका हूँ।
ठीक है, तो ये रहा सीन। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो है हमारा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा विशेष रूप से, लेकिन अभी बस आप इतना जान लो कि नॉर्मलाइजेशन है कि यदि आप, नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज़ है कि कोई बच्चा 200 में से 120 क्वेश्चन ही बनाता है और उसके 120 में से 110 सही हैं, मान लो 10 गलत है, और 110 जो उसने बनाए हैं, 120 जो क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं वो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन में नंबर भागेगा, नंबर ऊपर चढ़ेगा। इस बात को समझना है। और उसका नेगेटिव कम है तो। और यदि कोई बच्चा 200 में से 160, 70, 80 रंग दिया हो और उसका 130, 35 सही है, बाकी गलत है, तो हो सकता है कि उसका नंबर घट जाए क्योंकि उसके नेगेटिव ज़्यादा है। तो नॉर्मलाइजेशन में इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव कम से कम लें, इसका इम्पैक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पे। ये बात समझ में आ रही है? मैंने खुद महसूस किया है और काफ़ी बच्चों ने महसूस किया है कि आपका कम नंबर भी आता है और आप सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाते हैं, नेगेटिव कम से कम अटेम्प्ट करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में उसका फ़ायदा मिलता है। मेरे 2 स्टूडेंट थे जिनका पिछले साल का रिटन क्लियर हुआ है और स्किल टेस्ट भी क्लियर हुआ है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरिट में भी वो आ जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं है उनके साथ आप सभी के साथ के लिए शुभकामनाएं है। तो उन दोनों बच्चों में एक लड़का जो मेरे यहाँ सेट मारता था, उसका हमेशा 135-40 आता था, और एक लड़का जो सेट मारता था उसका हमेशा आता था 115-20। यहाँ पे 20 नंबर का अंतर होता था। लेकिन आपको बता दूं, जिसका 115-20 आता था उसका एटीट्यूड क्या था कि वो कम क्वेश्चन को बनाता था, जिसको नहीं आता था उसको छोड़ देता था, उसमें अटैम्प्ट गलत सलत अटैम्प्ट नहीं लेता था। और जो 140 लाता था वो ज़्यादा पढ़ने में ठीक था, तो वो थोड़ा अटैम्प्ट ले भी लेता था। तो उसकी इससे गलतियाँ भी हो जाती थी ज़्यादा, इसकी गलतियाँ कम होते थे। जब ये दोनों जब एग्ज़ाम में बैठे तो जब फाइनल मार्क्स इन लोग के आए नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, तो इन दोनों का सेम नंबर था, 151 के आसपास। तो बात समझ में आ रही है नॉर्मलाइजेशन क्या है? तो इस चीज़ को बारीकी से समझना है और कोशिश ये करना है कि हम तुक्का ना ले, बिना मतलब का हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ना बढ़ाएं, गलतियाँ कम से कम करें। और ऐसा मैंने भी कई एग्ज़ाम में खुद भी, वो मेरा भी एटीट्यूड है कि मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेने का प्रयास करता हूँ, तो इसका मुझे नॉर्मलाइजेशन में खूब फ़ायदा मिलता है। जो ग्रॉस मार्क्स हैं वो कुछ होते हैं और वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कुछ और हो जाते हैं। एनटीपीसी में एक बार मेरा बच्चों 49 मार्क्स था और नॉर्मलाइज्ड होकर 86 हो गया था। बताओ इतना अंतर। वही एटीट्यूड कि मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाता हूँ, जो मुझे आता है, कंफर्म होता हूँ वही। तो आपको पूर्णतः ये नहीं कर लेना है कि कम से कम बनाना है, आपको बनाना है, अच्छे से अच्छे बनाना है। बस मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि तुक्का नहीं मारना, आँख मूंद के तुक्का नहीं लगाना है कि ये यही हो जाना चाहिए, ठीक है। और इवन जब मैं तैयारी करता था आप लोग की तरह, तो ग्रुप डी में भी बैठा एक बार, तो ग्रुप डी में भी एक बार 59 मार्क्स थे ग्रोस और उधर 76 थे, 77 के आसपास थे। तो नॉर्मलाइजेशन का ये खेल है, तो इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, जो ये बात आपको कोई नहीं बताता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जा रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके तैयारी में हेल्पफुल होगा। कोई आपको कमेंट कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी करते हैं, शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होना ही होना है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, सब खैर।